हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, 12th के लिए आप लोगों को 3 जो है निबंध आज पढ़ के जाना है। पहला निबंध बच्चों, छात्र जीवन में अनुशासन। निबंध लिखते समय आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है कि भले ही बच्चों 4 नंबर का निबंध आता है, लेकिन जरूरी नहीं रहता कि केवल आप 4 पॉइंट ही लिखें। जैसे आप लोग शुरुआत में तो लिखेंगे रूपरेखा। क्या लिखेंगे बच्चों? रूपरेखा। ब्लैक पेन से हेडिंग लगाओ। फिर बच्चों ब्लू एंड नीले पेन से आप लोग पहले नंबर में, जैसे छात्र जीवन में अनुशासन है, तो पहले आप लोग लिखोगे प्रस्तावना। कैसे लिखो बच्चों? प्रस्तावना। दूसरा बच्चों, अनुशासन का आशय, मतलब अनुशासन है क्या, इससे संबंधित अनुशासन का आशय। तीसरे नंबर पे आप लिख दो अनुशासन के प्रकार। क्या बच्चों? अनुशासन के प्रकार, ये कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ऐसे बच्चों चौथे पॉइंट पर लिख दो। फिर आप अनुशासन से लाभ लिख दो और 5वें नंबर पर लिख दो उपसंहार। अब देखो, एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि नियमों से बंधा हुआ जीवन ही सफल और आदर्श माना गया है। इस प्रकार नियमों का पूरी तरह से पालन करना ही अनुशासन की विभूषित किया जाता है, अनुशासन से विभूषित किया जाता है। मतलब हमारा जीवन जो है वो सफल और आदर्श कब माना जाएगा? जब पूरी तरीके से नियमों का पालन करेगा, तभी हमारा जीवन एक प्रकार से आदर्श और सफल माना जाएगा। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुधन शासन, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका आशय है शासन के पीछे पीछे चलना अथवा शासन का पूरी तरह से अनुसरण करना, है ना। अनुधन शासन, अनु मतलब अनुसार, शासन यानी सरकार, उसके बनाए गए नियमों के आधार पर चलना। तो जरूरी नहीं कि केवल सरकार का ही अनुशासन हो सकता है। अपने छात्र जीवन में जो हमारा एक कर्तव्य होता है वो भी एक अनुशासन होता है बच्चों। अनुशासन 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है बच्चों। इसमें एक प्राथमिक जो आंतरिक तथा द्वितीयक होता है। बाहरी अनुशासन प्रताड़ना, भय एवं प्रलोभन पर आधारित होता है। जैसे आपको कोई टॉर्चर कर दे कि ऐसा करोगे तो हम आपको ऐसा दंड देंगे, वो आपका एक प्रकार से, है ना, प्रताड़ना कहला जाता है। प्रलोभन दे करके, है ना, कि तुमको मैं इनाम दूंगा, ऐसा करो, तो भी आप अनुशासन कर सकते हो, है ना, मतलब उनके आदेश का पालन कर सकते हो। अनुशासन कदापि स्थायी नहीं रह पाता। दूसरे प्रकार का अनुशासन जो आंतरिक है, इसमें आत्मानुसार पुकारा जाता है, मतलब अंदर की आत्मा जो आपको गवाही देती है कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपका बच्चों द्वितीयक अनुशासन होता है। आंतरिक अनुशासन को आत्मनियंत्रण भी कह सकते हैं। हमारे अंदर का जो नियंत्रण है कि हमें समय पे पढ़ाई करना चाहिए, आत्मनियंत्रण है। नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारा अनुशासन कहता है अंदर से कि हमें 10 बजे रात तक पढ़ना चाहिए, वो आपका अनुशासन हो जाता है। आंतरिक अनुशासन चिरस्थायी होता है। इसके माध्यम से मन, बुद्धि तथा शरीर पूरी तरह से ऐसे संस्कार पड़ते हैं जो स्वतः ही मानव को अनुशासन के पथ पर कदम बढ़ाने के लिए विवश कर देता है। मतलब चिरस्थायी मतलब अल्प समय के लिए आता है, चला जाता है, कोई फिक्स नहीं रहता। हमारा आत्मा, मन, शरीर जो कहता है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। अनुशासन से लाभ क्या है? देश एवं समाज की प्रगति, समृद्धि एवं खुशहाली में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों, स्थान है। विद्यार्थी अनुशासन से आदर्श संस्कार ग्रहण करते हैं, ये अपनी सफलता की पूंजी है। अनुशासन का पालन करते हुए सैनिक देश की रक्षा करते हैं। कर्मचारी एवं अधिकारीगण अपने उत्तरदायित्व के भलीभांति निर्वहन करते हैं। इस प्रकार जीवन का हर एक क्षेत्र बच्चों अनुशासन से बंधा हुआ है। ठीक है, तो अनुशासन से लाभ है, हर क्षेत्र में लाभ है, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, विद्यार्थी जीवन में हो, शासकीय कार्य में हो बच्चों, चाहे अपने घर के समाज के संस्कार की बात करें, चाहे सामाजिक समरसता की बात करें, हर जगह अनुशासन से लाभ होता है। ठीक है, देश समाज में समृद्धि की बात करें, खुशहाली की बात करें, अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पूर्ण रहने से विद्यार्थी अच्छा संस्कार सीखता है ना। सफलता की पूंजी एक अनुशासन ही होती है बच्चों। सैनिक देश की रक्षा करता है, कहीं ना कहीं अनुशासन का पालन करता है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारीगण जो भी अनुशासन का पालन करते हैं, ये अनुशासन के लाभ हो जाता है बच्चों। उपसंहार मतलब निष्कर्ष। अनुशासित व्यक्ति सभी का विश्वास पात्र होता है, यानी जो अनुशासन को पालन करता है वो विश्वसनीय होता है ना। वह दुर्ग कार्यों को आसानी से संपन्न करने में सक्षम होता है। भारत का प्राचीन इतिहास, है ना, इस बात का साक्षी है कि अनुशासन के पथ पर चलने के फलस्वरूप ही भारत ने विश्व में यश और गौरव प्राप्त किया है। तो ये आपका उपसंहार है बच्चों। ठीक, इसके बाद कंप्यूटर युग। कंप्यूटर युग के बारे में बच्चों पहले प्रस्तावना है, कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है, कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग है ना बच्चों। इसके बाद उपसंहार है। प्रस्तावना देखो,
कंप्यूटर वास्तव में आज हर व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है बच्चों। 4-5 पॉइंट इसका भी है, कंप्यूटर मोबाइल का महत्व देख सकते हैं, है। इसके बाद उपसंहार है, तो 4-5 पॉइंट इसका भी है जिसे आप लोगों को आज के आज तैयार कर लेना है। देखिए, कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के विकास का न्यूनतम और भव्यतम रूप है। यह वैज्ञानिक आविष्कारों की श्रृंखला का अद्भुत रत्न है और वैचारिक क्रियाकलापों को अतिशीघ्र निपटाने के कारण आज के युग में करिश्माती यंत्र है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज इसकी आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। निश्चय ही 21वीं शताब्दी कंप्यूटर शताब्दी के नाम से जानी जाएगी। मतलब मानव जीवन में अब यदि कंप्यूटर की बात करें बच्चों, तो यदि मानव के मस्तिष्क का विकास जो है वो वैज्ञानिक ढंग से कंप्यूटर को जोड़कर किया गया है ना। जैसे आप कोई भी क्रियाकलाप करते हैं उसको अतिशीघ्र संपादन करने के लिए, अतिशीघ्र कार्य करने के लिए कंप्यूटर एक प्रकार से यंत्र का कार्य करता है और इसकी आवश्यकता बहुत ही हमारे जीवन में मतलब महती आवश्यकता होने लग गई है, ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसका होने लग गया है। इसलिए कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी को हम कंप्यूटर शताब्दी के नाम से जान सकते हैं। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर का परिचय बच्चों, कंप्यूटर यांत्रिक मस्तिष्कों का एक प्रकार का रूपांतरक और समन्वयिक योग है जो अत्यंत तीव्र गति से ऋषि रहित कार्यों करने में क्षति रहित कार्य करने में सक्षम है। मतलब एक प्रकार का यंत्र है जो बिना किसी क्षति का तीव्रता के साथ कार्य करता है। इसे यंत्र मानव भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर निर्माण की योजना के साथ ही किंतु वे सफल ना हो सके। अमेरिकी वैज्ञानिक बिन्नार ने 1930 में एक गणक यंत्र तैयार किया, उन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज होना चाहिए ना, चार्ल्स बेबेज, बिन्नार यहाँ पे लिखा है ना। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को है ना बनाया था। चार्ल्स बेबेज, ये देखो, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर निर्माण की योजना किंतु सफल ना हो सके। अमेरिकी वैज्ञानिक बिन्नार ने 1930 में गणक यंत्र तैयार किया, लेकिन खोजकर्ता चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। तो कंप्यूटर का परिचय, मतलब कंप्यूटर है क्या और कैसे कार्य करता है, ये चीज हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर क्यों आवश्यकता बच्चों? आज के कंप्यूटर के लिए है, हर कार्य कंप्यूटर से होता है। तो कंप्यूटर से तेजी गति से लोग शिक्षित हो रहे हैं, है ना। बाहर बैठे टीचर है ना ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से बच्चों तक अपना ज्ञान देते हैं, तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कंप्यूटर से। इस प्रकार से विश्वविद्यालय में, संस्थान में, विद्यालय में हर जगह कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। व्यापक प्रयोग का मतलब शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ कंप्यूटर एक प्रकार से हर क्षेत्र में उपयोगी है। जैसे दूरसंचार में, दूरसंचार मतलब लोगों तक किसी भी घटना की जानकारी, किसी भी मतलब विषय की जानकारी पहुंचाना है तो दूरसंचार के माध्यम से किया जाता है। और इसका प्रसारण तभी हो सकता है जब बच्चों क्या हो, कंप्यूटर हो। साथ ही जैसे आप लोग व्यापारिक क्षेत्रों में, बड़े बड़े कंपनियों में, है ना, हर जगह बच्चों कंप्यूटर का उपयोग है। फोटोग्राफी, है ना, अंतरिक्ष यान, चिकित्सा के क्षेत्र में, बृहद मतलब वैधशालाओं में और कृषि के क्षेत्र में हर जगह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप लोग ऐसे बच्चों बना करके 5-6 लाइन एक पॉइंट में लिख दिया करना। कंप्यूटर मोबाइल का महत्व, कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल का भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो चुका है। जीवन के विविध प्रकार से सुगम, सुरक्षित, सक्रिय बनाने वाला कंप्यूटर आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यातायात, दूरसंचार, व्यापार, उद्योग धंधे सभी में इसे मोहताज है, इसलिए इसका दिनों दिन महिमा बढ़ती जा रही है। साथ ही आधुनिक युग में मोबाइल का भी अत्यधिक महत्व है। मोबाइल ने दूरसंचार क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति हर पल एक दूसरे के सतत संपर्क में है। मोबाइल दूरसंचार के अतिरिक्त भी हमारे जीवन में अन्य प्रकार का सहायक सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब नहीं कि इसी को आप रटो, समझो कि कंप्यूटर, मोबाइल मतलब हमारे दैनिक जीवन में सफल, सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए कंप्यूटर तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, चाहे यातायात हो, चाहे दूरसंचार हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो। इसके साथ साथ मोबाइल भी अभूतपूर्व क्रांति ला दिया है, अभूतपूर्व योगदान है ना। मोबाइल का जो हमारा क्षेत्र है बच्चों, वो अब केवल सीमित क्षेत्र नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्र हो चुका है। और मोबाइल के माध्यम से हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दूर की घटनाओं को अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूर बैठे लोगों के बारे में सुन सकते हैं, है ना। कम समय में हम किसी भी संदेश को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उपसंहार, आधुनिक युग में कंप्यूटर की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। इसके बिना सभी प्रकार की गति रुक जाएगी। मानव विकास के लिए कंप्यूटर अत्यंत उपयोगी है। बस इतना ही लिखना बच्चों। और जो अपना अगला है, जो VVI है, वो इंटरनेट है। देखना, इंटरनेट प्रस्तावना। देखो बच्चों, अभी आज से 20-25 साल पहले
अभी हम तो अपने इस समय की बात करते हैं। 2012-13 में हमने 12th क्लास पढ़ा था बच्चों। उस समय हमारे आसपास हमारे गांव में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, बहुत कम थी। धीरे 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 बढ़ते गया। मैं मान के चलता हूँ उसके 10 साल पहले और तो कुछ भी नहीं, हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ बहुत कम मोबाइल चलते थे, बहुत कम, तो इंटरनेट तो था ही नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन पिछले 20-30 सालों में इंटरनेट का व्यापक उपयोग हुआ है ना। तो पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन आए हैं। विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है। इसके कारण सूचना युग का पदार्पण हो चुका है। मानव सभ्यता ने पिछले 50 सालों में जितना वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया है वह मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास का 90% बैठता है। इस ज्ञान में सबसे ज्यादा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी का है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण दूरसंचार, उपग्रह और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काफी तेजी प्रगति हुई है। मतलब प्यारे बच्चों, पूरे जीवन में जितनी खोज हुई होगी पिछले 50 वर्षों में 90%, नहीं 100% में 10% अब तक रहा होगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों में 90% की खोज हो गई, सबसे ज्यादा, है ना। तो वो सब महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों इंटरनेट, आज इंटरनेट के माध्यम से दूर संचार है, उपग्रह है, जिसके माध्यम से हमारे घर बैठे सूचनाओं को प्रसारण किया जाता है, समझ रहे ना। इंटरनेट है क्या बच्चों? इंटरनेट है क्या? इंटरनेट क्या है यहां पर लिख सकते हो। इंटरनेट कोई एक संगठन या संस्था नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क का जाल है। एक जाल है, जाल की मकड़ी का जाल, जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे को संपर्क करते हैं बच्चों। संसार भर के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार नेटवर्कों का भी नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। नेटवर्क से, इंटरनेट से लाभ क्या बताओ बच्चों? इंटरनेट से करोड़ों लोग जुड़े हुए बच्चों, और मतलब अरबों लोगों को लाभ मिल रहा है। करोड़ों के अरबों लोगों को बहुत तेजी से लाभ मिल रहा है। इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुख्यतः ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध है। इस नेटवर्क की लोकप्रियता का रहस्य उसकी सुलभता और सफलता में है। इसमें दुनिया भर के किसी कंप्यूटर या साइट से जुड़ना बहुत ही सरल है। इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर से घर बैठे दुनिया भर की सूचनाओं को मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कहीं की भी जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल। और फिर लास्ट में उपसंहार लिख देना, मतलब 4 पॉइंट काफी है। ठीक है, तो इंटरनेट के कारण पल भर में दुनिया की किसी भी कोने में खबर प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह सूचना क्रांति मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना क्रांति के क्षेत्र में यह वरदान है। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आपसे कछु नहीं बन रहा है ना, पॉइंट बस याद कर लेना। और फिर बच्चों 2-2, 3-3 लाइन बढ़िया मिलाकर लिख देना। आपने कंप्यूटर पढ़ लिया ना, इंटरनेट पढ़ लिया ना, सभी एक दूसरे तो मिला, विज्ञान वरदान अब साफ आ जाए ना, पढ़ लेना साथ। और एक चीज और, हाँ, पर्यावरण प्रदूषण पक्का आएगा, लिख के रख लेना। पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड एग्जाम में कल पक्का आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इनको तैयार कर लेना, है ना। जितना मैंने बताया बिल्कुल आप लोगों को पढ़ के जाना है। ओके, जय हिंद।